कोलकाता में बलात्कार और हत्या जिस जूनियर डॉक्टर का हुआ, उसका बवाल, उसका उबाल थम नहीं रहा है। आज कोलकाता की सड़कों पर छात्र संगठनों का प्रदर्शन लगातार चलता रहा और उसके मुकाबले में पुलिस उसे रोकने में अपनी पूरी ताकत लगाए रखी। कोलकाता का यह कांड अब सड़कों पर ज्यादा बवाल लिए दिख रहा है। जिस डॉक्टर की हत्या या बलात्कार हुआ, उसको इंसाफ दिलाने के लिए ममता सरकार के खिलाफ भारी विरोध चल रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के विरोध में छात्र और मजदूर संगठन रैली निकाल रहे हैं। नबन्ना अभियान की आंधी के आगे ममता सरकार बेबस नजर आ रही है। यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आज छात्र संगठनों के विरोध प्रदर्शन का ये वीडियो है। और इस बुजुर्ग को देखिएगा, ये गेरुआ कपड़ा पहन करके, और पुलिस जहां से पानी की बौछार कर रही थी उसके ठीक सामने खड़ा हो गए थे और बहुत देर तक तस्वीरों में रहे और पुलिस को ये चैलेंज कर रहे थे हाथ के इशारे से कि अगर तुमको हमको भगाना है तो भगा करके देखो। प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा से लगे संतरागाछी में बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। उसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पुलिस की कार्रवाई में दर्जनों प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने हिंसा का हवाला देते हुए रैली को गैर कानूनी बताया कि अगर रैली निकाली जाती है तो फिर हिंसा की आशंका है, इसलिए इस तरह की रैली विरोध प्रदर्शनों को इजाज़त नहीं दी जा सकती है। बावजूद इसके छात्रों का बड़ा जत्था सड़कों पर निकला और आज कोलकाता में घमासान लगातार दिखता रहा। प्रदर्शनकारियों को नबन्ना जाने से रोकने के लिए 7 रूट पर 3 लेयर में 6000 पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। 19 पॉइंट्स पर बैरिकेडिंग और 21 पॉइंट्स पर डीसीपी तैनात किए गए। यहां तक कि हावड़ा ब्रिज को बंद कर दिया गया। निगरानी के लिए ड्रोन को लगातार इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन सड़कों पर जो विरोध और गुस्सा दिखा वो चीख चीख कर कह रहा है कि बेटियों की सुरक्षा के साथ अब समझौता नहीं होगा। दरअसल ये विरोध इसीलिए था कि ममता बनर्जी की सरकार महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पा रही है, वो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही है, इसलिए ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और सरकार का जो रवैया रहा है, जो सुरक्षा इंतजामात रहे हैं कोलकाता के भीतर, वो लचर हैं, वो सुस्त हैं, भरोसे के लायक नहीं हैं। और इसी के साथ यह विरोध प्रदर्शन दिन भर चलता रहा और पुलिस से जो प्रदर्शनकारी थे वो लगातार कई जगहों पर मोर्चा लेते रहे। बंगाल में जो बवाल है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं और यह प्रदर्शन दिन भर चला है। और जब कभी भी छात्र या नौजवान सड़कों पर इस तरीके से उतरते हैं, खास करके तब जब किसी महिला की सुरक्षा का मसला होता है और जिस बर्बर तरीके से, निशंस तरीके से उस लेडी डॉक्टर का, जूनियर डॉक्टर का आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और फिर उसके बाद हत्या हुई, उसने पूरे देश को दहला करके रख दिया। अगर लड़कियां कैंपस के भीतर भी सुरक्षित नहीं हैं या फिर उनको सुरक्षा नहीं दी जा पा रही है, तो फिर उसके बाद उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? और गारंटी जो होती है वो पुलिस प्रशासन के पास होती है और आखिरकार वह डोर जाती है मुख्यमंत्री के पास। इसलिए मुख्यमंत्री का जो दफ्तर है नबन्ना, यह मार्च नबन्ना की तरफ था। दरअसल नबन्ना जो है वो एक इमारत है और उसी इमारत का नाम नबन्ना है जो हावड़ा में है।
कोलकाता ज़िला बहुत बड़ा है और वहाँ की एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है हावड़ा। हावड़ा स्टेशन को देश भर में लोग जानते हैं, सबसे भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों में से एक माना जाता है। कलकत्ता और हावड़ा के बीच में जो हुगली नदी बहती है, तो हावड़ा ब्रिज उन दोनों को जोड़ता है। ज़िला एक ही है, जैसे कि दिल्ली, यमुना पार की दिल्ली और पुरानी दिल्ली या दिल्ली, तो इसी तरीके से हावड़ा और कोलकाता है। हावड़ा में नबन्ना है और उस नबन्ना को आप मानिए कि सरकार का सेक्रेटेरिएट है, जो नबन्ना बिल्डिंग है। इसी भवन को घेरने के लिए मार्च निकाला गया था और वहां तक प्रदर्शनकारी नहीं पहुंचे, इसके लिए पूरे कोलकाता को एक तरीके से पुलिस ने सील कर रखा था और नाकेबंदी कर दी थी जगह जगह पर। सचिवालय की सिक्योरिटी बढ़ा करके किलेबंदी में तब्दील कर दी गई थी। ये एक 14 मंजिला इमारत है जिसको नबन्ना बिल्डिंग कहते हैं और इसके टॉप फ्लोर पर जो 14वां माला है उस पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी का दफ्तर है और जो 13वां माला है यानी कि मुख्यमंत्री जिस फ्लोर पर बैठती हैं उसके ठीक नीचे चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं। यानी कि जो प्रशासनिक मुखिया होता है राज्य का, वो चीफ सेक्रेटरी होता है और ये बिल्डिंग जो है वहाँ से पूरा पश्चिम बंगाल प्रशासन और सरकार चलती है। इसलिए नबन्ना बिल्डिंग को घेरने की तैयारी थी और जो प्रदर्शन में छात्र थे या नौजवान थे वो क्या कह रहे थे यह सुनना भी आपके लिए जरूरी है। पूरा आदमी हम लोग इधर बैठा है, पुलिस ने सामने हमारा बहुत 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 अत्याचार किया है, लाठी चार्ज किया है, कथना गैस भी छोड़ा है, जल कमान भी चला है। बहुत आदमी हॉस्पिटल में अभी तक है, एक किसी आदमी को माथा फ्रैक्चर हो गया, हाथ टूट गया। इसलिए ममता को पदोत्तक मिलेगा तो हम लोग इधर है, ममता को हम लोग इधर पे पूरा आदमी चाहिए, उसको पदोत्तक चाहिए हम लोग का। जिधर भी एक लड़की को सम्मान नहीं मिलता है और उधर राज्य का एक मुख्यमंत्री महिला होकर एक लड़की को 10 लाख टका देने पड़ता है, वो लड़की लोग को इसका नहीं चाहिए। ऐसा वाला मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल पर हमको लोग को नहीं चाहिए। जब तक ममता बनर्जी अपना इस्तीफा नहीं दे देती तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। जब तक उस बहन को न्याय नहीं मिलता तब तक उसका एक भी भाई यहाँ से नहीं हटेगा। तब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिलेगा, तब तक ऐसे हम लोग रोड में बैठ के जस्टिस मांगेंगे। हम लोग को डिमांड है कि हम लोग को जल्दी से जल्दी जस्टिस चाहिए। सीबीआई तो कर रहे हैं काम, लेकिन सीबीआई के लिए तो सब कुछ पहले से ही तो सब सारे तो तथ्य प्रमाण सब तो हटा दिया गया है। ये तो हम लोग रोज देखते आ रहे हैं। जल्द इंसाफ चाहिए, गुनहगारों को सजा चाहिए। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में 2011 में सत्ता में आई और 2013 में उन्होंने मुख्यमंत्री का दफ्तर बदल लिया। पहले जो मुख्यमंत्री का दफ्तर हुआ करता था वो राइटर्स बिल्डिंग था। 2013 में उन्होंने राइटर्स बिल्डिंग जो कोलकाता में था वहाँ से शिफ्ट किया और हावड़ा में नबन्ना बिल्डिंग में मुख्यमंत्री का दफ्तर आ गया और फिर यही चीफ सेक्रेटरी हैं, यानी कि शासन और प्रशासन पश्चिम बंगाल का दोनों नबन्ना बिल्डिंग से चलता है, जिसकी घेरेबंदी के लिए आज दिन भर एक जंग चलती रही कोलकाता के सड़कों पर, जिसकी तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं। राजनीति भी अपने तरीके से चलती है। सुकांत मजूमदार जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, आज की तारीख में केंद्रीय मंत्री हैं, वो ममता सरकार को कई मोर्चों पर घेर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये सुनिए। देखिए, आज शांतिपूर्ण डेमोक्रेटिक आंदोलन के ऊपर जिस तरीके का पुलिस ने हिंसा की, पुलिस ने लाठियां भाजी, पानी की बौछार की और उसके साथ साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हम इसके विरोध में, इस डेमोक्रेटिक आंदोलन को कुचलने के विरोध में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी की रेजिग्नेशन की डिमांड को लेकर कल 12 घंटे का जनरल स्ट्राइक का डिमांड किए हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि आप इस स्ट्राइक में, इस धर्मघट में, इस हड़ताल में शामिल हो। और आज हम छोटी सी डिमांड लेके लाल बाजार यानी पुलिस हेडक्वार्टर तक जा रहे थे कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, स्टूडेंट्स को, उनको छोड़ दिया जाए। स्टूडेंट की भविष्य की बात है, लेकिन पुलिस ने हमें यहाँ पे रोका है। पुलिस ने हमें यहाँ पे रोक के जनता को और भी तकलीफ देने की व्यवस्था कर रही है। ये हो गई इंसाफ के लिए लड़ाई, विरोध प्रदर्शन, ममता सरकार का घिराव। लेकिन सवाल ये है कि जिस रात
बलात्कार हुआ, जिस रात निर्मम हत्या हुई, उस रात हुआ क्या? यानी कि 8-9 अगस्त की दरमियानी रात सुबह 4 बजे जब वो आदमी जिसका नाम संजय घोष है वो जब गया तो उसने क्या किया? उसकी सच्चाई जानने के लिए उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ और पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए कुछ बातें सामने आई हैं जो आपको दहला देंगी। और इंसान कितना हैवान होता है या हैवानियत पर उतर जाए तो वो जानवरों को किस तरीके से पीछे छोड़ सकता है, उसका बहुत बड़ा सबूत है ये आदमी। संजय रॉय ने अपनी दरिंदगी की डिटेल्स सीबीआई को बताई। गुस्से से आपका खून उबल उठेगा, यह बात मैंने पहले कही है और दोबारा कह रहा हूं, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई के सवालों से यह आदमी बच नहीं सका और आखिरकार उसने वो सारे राज या सारा सच उगला जो भयावह है। सीबीआई के सवाल का क्या जवाब संजय रॉय यानी कि जिस आदमी ने बलात्कार किया, जिसने हत्या की, उसने दिया है, आप ये सुनिए। सीबीआई ने उससे पूछा कि लेडी डॉक्टर की हत्या तुमने की? उसने कहा कि हाँ, लेडी डॉक्टर को मैंने ही मारा। ये पॉलीग्राफ टेस्ट है। पॉलीग्राफ टेस्ट में आपके शरीर के कई हिस्सों पर मशीन लगाई जाती है और उससे यह चेक किया जाता है कि आप जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी में जो चेंजेज आते हैं वो मशीन पकड़ती हैं और फिर वो बताती हैं कि ये आदमी सच है या ये गलत बोल रहा है। सीबीआई ने फिर पूछा कि पहले रेप किया या हत्या की, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर उसने पहले रेप किया फिर हत्या की तब तो ठीक है, लेकिन रेप करके सिर्फ चला गया तो फिर हत्या किसने की? इसलिए सवाल था कि तुमने रेप किया उसके बाद हत्या की। उसने कहा कि पहले बलात्कार किया फिर कत्ल किया। सीबीआई ने पूछा कि रेप के बाद हत्या क्यों की? जाहिर सा सवाल है। उसने कहा कि वो चिल्ला रही थी इसलिए गला दबाया। फिर सवाल किया गया कि गला क्यों दबाया? तो आरोपी ने कहा जोर से चिल्ला रही थी, इसलिए डर गया था कि लोग ना आ जाए अगल बगल के और मेरा ये जो गुनाह है, जुर्म है, वो पकड़ में ना आ जाए। फिर सवाल हुआ उससे, कब तक गले को दबाए रखा? संजय रॉय ने कहा कि जब तक वो मर नहीं गई। मुझे लग गया कि मर गई, उसके बाद मैंने गला छोड़ा। ये सारे सवाल संजय रॉय की जो पैशाचिक, विकृत, बीमार मानसिकता है उसकी गवाही है। वो हैवानियत की हद पार करता रहा, एक लड़की का बलात्कार कर गया, उसके बाद वो चीख रही थी तो गला दबाता रहा, उसका गला घूमता रहा, मुंह दबाए रखा, नाक पर चोट के निशान हैं, आंख में चोट के निशान है, उसने आंख पे मारा, चश्मा टूटा, चश्मे के शीशे, उसकी किरचें जो होती हैं आंख के भीतर धंस गईं, कंधे पर चोट है, बाजू पर चोट है, टखने पर चोट है, एड़ी पे चोट है, पूरे पैर पे चोट है। मारता रहा, गला दबाए रखा और मारता रहा जहाँ जहाँ से समझ में आ गया, और जब लग गया कि इसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही है तब जाकर के उसने उसका गला छोड़ा। संजय रॉय के जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मेल खाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर के साथ रेप की पुष्टि की गई। एक बात आपको और भी बता दूं कि आरोपी संजय रॉय बॉक्सिंग का खिलाड़ी है, बॉक्सिंग करता रहा है, इसलिए पीड़िता उसके हाथों से खुद को बचा नहीं पाई होगी। और यही वजह है कि जब तक पीड़िता की जान नहीं निकल गई तब तक वो उसका गला दबाए रखा। ये खून जो उंगलियां थीं ये नीली पड़ गई थी क्योंकि ब्लड धीरे धीरे क्लॉट करता चला गया। आवाज ना निकले इसके लिए उसने मुंह, नाक सब दबा रखे थे। एक हाथ से गला दबा रखा था, एक हाथ से वो शरीर के बाकी हिस्सों को मार रहा था। पीड़िता ने अपने बचाव के लिए आवाज भी लगाई, वो चिल्ला रही थी, संजय रॉय को
पकड़े जाने का डर हो गया था। यही वजह है कि उसने अपने हाथों से पूरी ताकत से उसका गला दबाया। संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में किया गया। संजय रॉय को वहीं बंद किया गया, प्रेसिडेंसी जेल कोलकाता। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान सच और झूठ इसको मेजर किया जाता है। मैंने एक छोटा ब्रीफ आपको दिया, जरा तफसील से एक बार उसको भी जान लेते हैं। मशीन की मदद से यह पूरा टेस्ट होता है। जो बॉडी का बिहेवियर है उसको पढ़ा जाता है और इसका रिजल्ट 100% सही निकलता है। कोर्ट में लेकिन सबूत नहीं माना जाता। हां, जांच में मदद मिलती है। सीबीआई ने संजय रॉय और संदीप घोष, जो पूर्व प्रिंसिपल है उस कॉलेज का, उसके साथ साथ 7 लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए अदालत से अनुमति ले रखी है। इस टेस्ट को मुकदमे के दौरान सबूत के तौर पर इस्तेमाल तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन हां, नतीजे सीबीआई को आगे जांच में दिशा देने के काम जरूर आएंगे। इस बात को भी जानते हैं कि आरोपी संजय रॉय कैसे पकड़ा गया। कई बार मैंने जिक्र किया होगा, लेकिन जब जांच आगे बढ़ती रहती है तो कुछ नई बातें सामने आ जाती हैं, तो फिर पूरी तस्वीर आपके सामने रखना जरूरी हो जाता है। ये आदमी संजय रॉय सुबह 4 बजे कॉलेज के भीतर इमरजेंसी वार्ड में दिखता है। सीसीटीवी कैमरा वारदात से पहले ओटी में ये झांकता है, ऑपरेशन थिएटर में, और उस समय इसके गले में एक ब्लूटूथ डिवाइस होती है। 40 मिनट के बाद वो बाहर निकलता है। ब्लूटूथ डिवाइस गायब थी। रॉय के मोबाइल से जब उस डिवाइस को पुलिस ने कनेक्ट किया, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ये कैंपस में घुसता है, ये ऑपरेशन थिएटर में झांकता है, उसके बाद जिस कॉरिडोर से होकर के जा रहा है उस समय तक ब्लूटूथ डिवाइस है। फिर उसके बाद वो सेमिनार हॉल में जाता है, सेमिनार हॉल के बाद 40 मिनट के बाद निकलता है, यानी कि वो रेप कर चुका, हत्या कर चुका, उसके बाद निकलता है तो ब्लूटूथ डिवाइस नहीं था। वो डिवाइस उस डॉक्टर के बॉडी के पास मिला था, उसका मोबाइल, उसका लैपटॉप और ब्लूटूथ डिवाइस। उस डिवाइस को जैसे इसके मोबाइल से पुलिस ने कनेक्ट किया, वो कनेक्ट हो गया। तो पहला जो सबसे बड़ा सबूत था संजय रॉय के खिलाफ, वो ब्लूटूथ डिवाइस था। उसके बाद उसके जूते पर खून के निशान छींटे थे। उसने अपने कपड़े जरूर साफ कर लिए थे। एक पुलिस वाले के यहाँ जा करके वो सो रहा था जब उसको गिरफ्तार किया गया था। हैवानियत करने से पहले वो कहाँ था, अगर आप ये देखेंगे तो उसकी मानसिकता, उसकी सोहबत और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वो उस रात 2 बार रेड लाइट एरिया में गया, हालांकि अपने एक दोस्त के साथ गया। अंदर उसका दोस्त गया, ये बाहर खड़ा था। एक जगह से निकला, दूसरी जगह थे, वहां भी दोस्त से अंदर गया, ये बाहर खड़ा था। सड़क पर इसने छेड़खानी की। एक लड़की से इसने न्यूड फोटो मांगी और उस वक्त शराब के नशे में ये धुत था। नशे में इसने 15 किलोमीटर बाइक चलाई और इसकी जिंदगी में जब अब सच्चाइयां आने लगी हैं तो इसके कई अवैध संबंध हैं। बहुत हैरानी होती है कि आरोपी खुलेआम अस्पताल में वारदात को अंजाम देने की ताक में रहता था, क्योंकि उसके कनेक्शन कुछ ऐसे थे जो उसकी अकड़बाजी में मदद करते थे, यानी कि धौंस चलती रहती कैंपस के भीतर उसके, और गलत तरीके से। जो कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, उसका ये खास सिविक वॉलंटियर का मतलब ये है कि जब कभी भी पुलिस के लोग अस्पताल में आए तो उनकी तीमारदारी कराने के लिए, या फिर वैसे लोग जो अस्पताल के भीतर मदद की खातिर हमारी सोसाइटी से आकर के खड़ा हो जाते हैं, ये सिविक वॉलंटियर। और अपने कनेक्शन का लगातार गलत इस्तेमाल करने वाला आदमी। सरकार का वरदहस्त जिस प्रिंसिपल पे है, उस प्रिंसिपल का चेला चपाटी जो है वो ये है। आप समझिए कि सिस्टम कैसा होता चला जा रहा है। ये संदीप घोष के सिंडिकेट का एक किरदार है। इसने संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट
उसके खिलाफ जो भी भ्रष्टाचार अपराध के मामले हैं उनकी जांच और उसकी पूरी कुंडली का खोला जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे उसका असली चेहरा सामने आएगा, कई और सफ़ेद पोश लोग भी बेनकाब होते चले जाएंगे। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने माना, क्या कह रहे हैं कि ममता सरकार कई संगीन आरोपों के घेरे में है। वो क्या कहते हैं, क्या आरोप लगाते हैं, अब आप ये सुनिए। पूरा प्रदेश में 50-60 हजार पुलिस ये लोग आज फील्ड में उतरा। यहाँ 6000 पुलिस कलकत्ता पुलिस का, वहाँ 7 से 8 हजार पुलिस। वाटर कैनन दे आर यूजिंग, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, नो फ्लैग, नो बैम्बो, नथिंग एल्स। दे आर यूजिंग टीयर गैस इन सातरागाची। व्हाट इज गोइंग ऑन? कुछ चीज़ें जो आप लगातार सुनते आ रहे हैं, आप जानते आ रहे हैं, आपके जहन में भी है, उनको बार बार याद दिलाना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो पूरी कड़ियाँ आपके सामने से गुजरें और आप इस घटना को समझ पाएं और उससे जुड़े हुए जितने भी गुनाहगार हैं उन तक आपकी समझ जा सके। जो ट्रेनिंग डॉक्टर का शव था, बॉडी, वो अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिली थी और जब बॉडी वहां से लाई गई तो माता पिता को जब बुलाया गया था, लगभग 12 बजे दोपहर में वो आए थे। उस समय तो बॉडी सेमिनार हॉल में थी। 3 घंटे तक वो दोनों इंतज़ार करते रहे और उसकी बॉडी माँ बाप को नहीं दिखाई गई। दोपहर 3 बजे के आसपास बॉडी माँ बाप को दिखाई गई और रात में 8 बजे बॉडी हैंडओवर की गई। 5-6 बजे के आसपास पोस्टमार्टम होता है। रात में 11:45 बजे आप एफआईआर देखते हैं। ये जो कड़ियां हैं मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा ताकि ये सब कुछ आपके जहन में रहे और जो भी ये धांधली है, नियम के खिलाफ जाके कानून को धता बता करके इस तरह के बड़े गुनाह को ढांपने के लिए या इसमें ऐसी लापरवाही करने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, गुनहगार हैं, गिरेबान, उनकी भी पकड़ी जानी चाहिए। पीड़िता की मां ने कोर्ट में यही दावा किया कि मेरी बेटी की मौत में कई लोग शामिल होंगे, पूरा डिपार्टमेंट गुनाहगार है। सवाल यह है कि इतनी देर तक शव के साथ क्या किया जा रहा था। कोलकाता कांड में वैसे तो सबूत पर सबूत मिले हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है, वो ये कि जिस जगह ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव मिला था वहां जाने के लिए हर किसी पर बैन था। लेकिन उस दिन सेमिनार रूम में कई बाहरी लोग देखे गए जिन्हें उस समय वहां नहीं होना चाहिए था, वो भी थे। दावा किया जा रहा है कि शांतनु डे सेमिनार रूम के बाहर नजर आ रहा है। यह शांतनु डे एक वकील है। वो वकील सेमिनार हॉल में कहां से पहुंच गया? शांतनु डे आरजी के अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का शैडो पार्टनर है। यही सच है। तो सवाल उठ रहा है कि घटनास्थल पर वो क्या कर रहा था? घटनास्थल पर संदीप घोष का करीबी फॉरेंसिक डॉक्टर देवाशीष सोम भी देखा गया। उससे सोमवार को निजाम पैलेस में पूछताछ की गई। वो आरजी के अस्पताल में कर्मचारी नहीं है, लेकिन घटना के तुरंत बाद वो सेमिनार हॉल में अगर देखा गया है तो क्यों, किसने भेजा, क्या करने के लिए भेजा, क्यों गए ये लोग, कैसे पता चला इनको? घटनास्थल पर तीसरा शख्स प्रसून चैटर्जी, यह आदमी भी आरजीकल अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का शैडो पार्टनर है। चेले चपाटी इसने जो अपना नेक्सस बना रखा है, उन्हीं में से सारे लोग हैं। अब मैं कुछ मेहमानों को जोड़ना चाहता हूं ताकि तस्वीरें आपके सामने साफ हो सकें। हमारे साथ अमरनाथ मिश्रा जी हैं। आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं
और निर्मल कौर जी हैं, पूर्व डीजीपी, पहले भी हमारे साथ जुड़ी रही हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अमरनाथ मिश्रा जी, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई, बलात्कार एक ही आदमी ने किया, हत्या एक ही ने की है। अब जब पॉलीग्राफ टेस्ट होता है तो इस आदमी ने अपनी सारी सच्चाई उगलनी शुरू कर दी। हमने कैसे रेप किया, फिर चिल्ला रही थी, हमने गला घोंटा, तब तक मैंने गला दबाए रखा जब तक उसकी जान निकल नहीं गई और मुझे यकीन नहीं हुआ कि मर गई। अब इसके बाद 7 और लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट, 6 और लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होना है ताकि जांच आगे कैसे बढ़े और क्या इसमें कुछ और लोग भी शामिल रहे हैं। यह घटना जैसी दिख रही है बस उतनी ही भर है या इससे बहुत बड़ी है, पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। पॉलीग्राफ टेस्ट से क्या क्या पता चल सकता है? अमरनाथ जी। देखिए जी यशवंत जी, जो भी ये केस हुआ है और अभी तक जो स्टेटस रहा है, जो रिपोर्ट मिली है, पॉलीग्राफ जो है मिस्टर राव का हुआ है, उसके बेसिस पे प्लस जो 6-7 लोग का और जो है पॉलीग्राफ होना है, तो क्राइम से जोड़कर जो क्वेश्चन आंसरिंग होगी, क्राइम को देखते हुए जो भी हैपन हुआ है, जो भी घटित हुई है घटना, उसके आधार पर क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा और उनके भी सवालों से जो आंसर निकलेगा और जो सच्चाई होगी उससे जो है जो इन्वेस्टिगेशन की दिशा है उस तरह से जो है उस साइड में, और जो और इन्वॉल्व हुए हो, जिसका भी मेंशन रिया हो, जो भी जिसकी प्लानिंग हो या जो इसको बचाने में मददगार साबित हुए हो, तो उनके ऊपर जो है जानकारी मिलेगी, तो उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा और कार्रवाई होगी। ये पॉलीग्राफ टेस्ट जब होता है तो सच और झूठ, इसका डिटेक्शन जिस तरीके से होता है, कितना रिलायबल है? देखिए, ये हमें जो है जो हम केस की जांच करते हैं, तो आजकल जो 3rd डिग्री टॉर्चर्स को हम रिमूव करके लाई डिटेक्शन और सब चीजें लेके आए जो है, तो इसमें फायदा ये होता है कि बिना टॉर्चर किए उसको इस सिचुएशन में लाया जाए, डिफरेंट क्वेश्चन करते करते, कि वो अपना आपा खोए, उसकी जो पसीना निकलना या उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये सब चीजें जो उसके बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, उसके आधार पे जो सच्चाई बता रहा है कि झूठ बोल रहा है, इस तरह के जो सिग्नल हमें मिलते हैं, उस आधार पे हम एक नतीजे पे निकल पाते हैं और अपनी जांच की दिशा जो है उस हिसाब से कर पाते हैं। निर्मल कौर जी, यहाँ पुलिस ही सवालों के घेरे में है। जिस पुलिस पर सच्चाई पता करने और गुनाहगार पकड़ने का जिम्मा होता है, जो आदमी पीड़ित है उसको इंसाफ दिलाने का जिम्मा होता है, वो सवालों में है, उसकी भूमिका सवालों में है। हाई कोर्ट ने उसे केस लेकर के सीबीआई को दे दिया। आज भी जो प्रोटेस्ट था वो सरकार और पुलिस दोनों के खिलाफ था। अगर पुलिस, सरकार और जो गुनाह अपराधी है, इन तीनों का नेक्सस बन जाए तो फिर सच तक पहुंचने में बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। हालांकि केस सीबीआई के हवाले है, कितना आसान है सीबीआई के लिए काम? बिल्कुल सीबीआई के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं है। एक तो जो क्राइम सीन को इतना डिस्टर्ब किया गया, उसके बाद ही, और ऐसा कभी नहीं देखा कि पहले लाश को जला दिया जाए, उसके बाद एफआईआर हो। सबूत मिटाने का पूरा षड्यंत्र ये रहा है। और जहाँ तक आप बंगाल पुलिस की बात कर रहे हैं, बंगाल में तो काडर राज है। पुलिस को काडर का कहना मानना ही पड़ता है। काडर चाहेगी तो वो रहेगा, थाना प्रभारी काडर रहेगी तो वो पुलिस वाला वहाँ रहेगा। अगर टीएमसी काडर उससे नाराज है तो वो वहाँ नहीं रह सकता, उस पर कार्रवाई भी हो सकती है, उसकी नौकरी भी जा सकती है। तो वहाँ तो जीवन का जितने भी आयाम है, वट एवर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर देयर, बंगाल में सभी तृणमूल काडर के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। चाहे वो आपकी सिविक लाइफ है, चाहे आपको मतलब कुछ भी आपको करना है, तो तृणमूल काडर आपको बताएगी कैसे करना है और उसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। मतलब एक तरह से आप समझिए कि एकदम बहुत ही निरंकुश किस्म का एक राज है। तो बड़ी बात नहीं कि पुलिस वहाँ उनके हाथों में है और उनके हिसाब से काम कर रही है,
तो इसको कोई बहुत प्रोफेशनल हम नहीं मान सकते जो पुलिस का आचरण इस रेप और मर्डर के बाद रहा है। एकदम भी प्रोफेशनल नहीं है। और आज भी जो दबाया गया जिस तरह से प्रोटेस्ट को, ये कोई राजनीतिक प्रोटेस्ट नहीं था। ये तो छात्र थे जो चाहते थे एक रेप और मर्डर के खिलाफ आए थे, और कोई राजनीतिक मुद्दा भी नहीं उनका, सुरक्षा है बस उनका मुद्दा। और उसके लिए आपने एकदम गार्डर बिछा दिए वहाँ हावड़ा ब्रिज पे, बुरी तरह कर दिए। और मतलब आप वाटर कैनन डाल रहे हैं, आप क्या क्या कर रहे हैं, इतनी बौछार कर दी। ये तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। 6000 पुलिस वाले आ गए, स्टूडेंट्स को डिटेन भी किया। और यही ममता बनर्जी है जो किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के गई थी कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर किसान आंदोलन पीसफुल प्रोटेस्ट था तो ये क्यों नहीं था? इनका भी तो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था। किसकी सरकार बनानी है किसकी नहीं, या क्या सरकार की कमियां है, इसमें कोई बात नहीं। वो सिर्फ न्याय मांग रहे हैं छात्र के लिए। एक मेडिकल स्टूडेंट का रेप और मर्डर हुआ, आगे से पुनरावृत्ति न हो इस घटनाओं की, और जो हो गया उसमें पूर्ण न्याय हो, और न्याय होता हुआ भी प्रतीत हो, ताकि लोगों के मन में सुरक्षा का जो भाव है वो लौट सके। चाहे वो डॉक्टर ऑन ड्यूटी है, चाहे वो कोई लड़की है जो घर से बाहर निकली है काम करने, चाहे कुछ भी है। तो उस सुरक्षा भाव को सुदृढ़ करने के लिए या वापस पाने के लिए अगर छात्र चाहते हैं कि अच्छी कार्रवाई हो, तो उनको इतने इंपीरियस, तो इतने होनी चाहिए। डिस्पोटिक तरीके से दबाने की क्या जरूरत थी, ये नहीं समझ में आया। स्पेशली वो ममता बनर्जी जो किसान आंदोलन को एकदम शांतिपूर्ण कहती हैं और कहती हैं कि बड़ी बुरी तरह से इसको दबाया जा रहा है। मैं तो किसानों के साथ हूँ। अगर आप किसानों के साथ हैं तो आपको छात्रों के साथ भी होना हाँ, चाहिए। ये संकेत मिल रहा है कि ममता बनर्जी की पूरी सरकार जो है वो यह प्रोटेस्ट जो इंसाफ की मांग कर रहा है उसको ही दबाना चाहती है, यानी कि आप इंसाफ को दबाना चाहते हैं। और वो इसको एक राजनीतिक प्रोटेस्ट कहना, आपने जैसे बहुत बड़ी बात कही। मुझे रिजू लगा दत्ता देश ने भी के- आज कहा है, रिजू दत्ता ने भी जी कि ये तो बीजेपी का प्रोटेस्ट है, ये तो आरएसएस का प्रोटेस्ट है। इस तरह की बातें कह के वो अपना पीछे छुड़ाना चाहते हैं। मतलब वो एकदम पैरानॉइड है, उनका अपना पैरानॉइड है जो ये बोल रहा है, या फिर जान छुड़ाने वाली बात है। वो नहीं चाहते कि कोई अच्छी गंभीर कार्रवाई वो इसमें ले, और वो चाहते कि हम कुछ भी करें, अराजकता फैलाए, कोई चू तक न बोले। यही ना बात हुई। ये इतना बना बड़ा रह- कांड ये हुआ, बना रहना चाहिए। जी दरअसल तो निर्मल कौर, क्यों नहीं छात्र आएंगे सड़क पे? आप ये कह रही हैं, और ये एक अलग तरह की खतरे की घंटी है कि अगर आप पश्चिम बंगाल में हैं और टीएमसी के काडर हैं तो फिर पुलिस जो है आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती है। उसकी बिल्कुल नहीं जा पोस्टिंग जो है वो इसलिए है क्योंकि आपकी मर्जी है कि वो वहाँ रहे। ऐसे में अगर गुंडे, मवाली, बदमाश, अपराधी यह सब एक नेक्सस के तौर पे काम करते हैं और टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी मर्जी पर पुलिस चल रही है। सिस्टम उल्टा है अब वहाँ, ये पूरा सिस्टम अपसाइड डाउन है। पुलिस वाला उस बदमाश की मर्जी पे वहाँ है, तो फिर वो बदमाश जब अपराध करेगा तो उसको बचाने और उस अपराध को छिपाने की कोशिश करेगा, और यही संजय रॉय के केस में हो रहा है। यह जो नॉट ओनली रेगुलर पुलिस, एक और बड़ा अजीब सा सिस्टम है बंगाल में, जी। कॉन्ट्रेक्चुअल पुलिसमैन का। ये संजय रॉय एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट का ही पुलिसमैन था। कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे वो पुलिस वाले हैं, पुलिस वर्दी जैसी मोटा मोटी वर्दी पहनते हैं, बिल्कुल वैसे ही 10-12 हज़ार रुपए महीने तनख्वाह मिलती है उन्हें। उसमें वो इतने इतने रॉयल लाइफस्टाइल जीते हैं, सब फालतू का पैसा ले रहे हैं, और वो सब लोग वही है जिनको काडर ने अपॉइंट करवाया है। काडर का पूरा प्रोटेक्शन उनके पास है, और वो लोग जो चाहते हैं करते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल पुलिस वाला जो सिस्टम है बंगाल में, इसको भी अतिशीघ्र खत्म करना चाहिए, बिकॉज ये भी विधि ये व्यवस्था की दूसरा या बड़ा सुरक्षा खतरा की- है पश्चिम बंगाल में कि आप खाकी वर्दी में, यानी कि कानून हाथ में लेकर के कानून तोड़ने वालों के पैरोकार बन गए हैं। गुंडे मवालियों को आपने वर्दी पहना करके उनको ठेके पर पुलिस वाला बना दिया है, और ठेके की जो पुलिस है पश्चिम बंगाल की, वो गुंडे मवालियों, बदमाशों, अपराधियों, उठाईगीरों और वसूली करने वाले लोगों को बचाने की खातिर और उनके जरिए कमाने की खातिर बनी हुई है, ताकि आप समय पर हमारा वोट तैयार करके हमें जीत दिला सकें। जी हाँ, और ये बिल्कुल। स्थितियां खतरनाक है पश्चिम बंगाल में। निर्मल कौर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। मैम, आपने बहुत बड़ी 2 जानकारियां दी हैं पश्चिम बंगाल को लेकर के। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है वो कैसे किया जाता है। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने डॉक्टरों के साथ इस टेस्ट को करके और आपकी खातिर यह समझाने की कोशिश की है कि जब आपसे झूठ और सच उगलवाया जाता है तो कैसे झूठ पकड़ा जाता है और सच को बाहर निकाला जाता है। ये आप रिपोर्ट देखिए। पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के बारे में और आपको एक एक करके बताएंगे इंडिया न्यूज
इसकी जानकारी आपको देने जा रही है कि आखिरकार ये पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है, कैसे इसकी जांच की जाती है। अगर उसमें भी जांच एजेंसियों को अपने सवालों का जवाब नहीं मिल पाता है कि आखिरकार उस तरह की घटनाओं को अंजाम कैसे दिया गया, तो उसके बाद नार्को टेस्ट होता है, ब्रेन मैपिंग किया जाता है। डेमो है, इसको आप देख सकते हैं। जो अपराध करता है, जिसका पॉलीग्राफी टेस्ट होना है, वो इसी तरह रहता है। और ये आप जो देख रहे हैं, जो बॉडी का वाइटल पैरामीटर होता है, चाहे ब्लड प्रेशर की बात करें या फिर हम हार्ट बीट की बात करें या फिर हम स्वेटिंग करने के बाद किस तरह से फ्लक्चुएशन होता है उसकी बात करें, तो इन सब को मॉनिटर किया जाता है। आई लुक को भी मॉनिटर किया जाता है। अगर जब सवालों के बौछार होते हैं तो वैसी स्थिति में उसकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है, किस तरह से वो इधर उधर देखने लगता है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। बिल्कुल सही तन्मय? बिल्कुल, यही हम पूछते हैं कि अगर रोगी गलत जवाब दे रहा है तो फिर वो नर्वस हो जाता है, फिर उसके हार्ट रेट में, बीपी में फ्लक्चुएशंस आने लगते हैं, ही विल स्टार्ट टू स्वेट अ लॉट, ऐसा भी होता है। और रेस्पिरेटरी रेट ऊपर नीचे हो सकता है, सांस ऊपर नीचे हो सकती है। ये हो सकता है रोगी के साथ जब वो गलत जवाब दे रहा है, क्योंकि उस टाइम रोगी का, जब हम झूठ बोलते हैं तो सिम्पैथेटिक ओवरड्राइव में चला जाता है, तो उस टाइम हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें फ्लक्चुएट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है जो इलेक्ट्रोड्स आप लोगों ने ईसीजी के लगाए हैं और वहाँ पर डिफरेंट करा, जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो कितने कॉन्शियस होना पड़ता है उस दौरान? बिल्कुल होना तो पड़ता है। जब हम ईसीजी के इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं तो बिल्कुल मॉनिटर करना पड़ता है कि उस टाइम हार्ट रेट क्या चल रहा है। इस टाइम हम वो नहीं देख रहे कि हार्ट पर अटैक पड़ रहा है या रिदम क्या है, इस टाइम हम बस ये देख रहे हैं कि फ्लक्चुएशन कितनी आ रही है। जब हम रोगी से पूछेंगे कि ये सवाल का जवाब क्या है, तब वो अगर झूठ बोल रहा है तो उसमें फ्लक्चुएशन यूजुअली आते हैं। लोग अर्ध निद्रा में रहते हैं, रात में सोए रहते हैं, बड़बड़ाते भी रहते हैं, लेकिन वो सब कॉन्शियस माइंड रहता है। तो आप लोग कुछ सवाल उस दौरान, जब आप ड्रग्स दिए रहते हैं, जब दवाई आप इंजेक्ट किए हुए रहते हैं, उस दौरान जब वो लेटा हुआ रहता है, तो क्या आपके सवालों को वो रीड कर पाता है या रीड नहीं कर पाता है? वो सुन पाता है ना से वही खासियत है कि बंदा सुन भी पाता है और समझ भी पाता है, और वो उस वक्त झूठ भी बोलना चाह सकता होता है। झूठ बोल लेगा, पर उसके हाथ से कंट्रोल जा रहा है, कंट्रोल हो सकता है बोलना भी चाहता हो, ब्रेन इतना जगा होता है कि वो सोच रहा हो कि मैं ना बोलूं, कि मैं, बट कंट्रोल चला जाता है, तो कंट्रोल जाते ही सच निकल आता है। खासियत। लेकिन कुछ सवालों को बाईपास कर सकता है, आपको जो डाइवर्ट कर सकता है? कर सकता है, बहुत शातिर है और उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब कि कई लोग नींद में ही बातें दबा जाते हैं। कोलकाता कांड को लेकर सीबीआई की जांच जारी है। पॉलीग्राफ टेस्ट कुछ और लोगों के होने हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बेपर्दा होना बाकी है। इसलिए इंसाफ तक हमारी ये मुहिम